बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा रवियन के हवाले से सेकंड लेक्चर है और लास्ट टाइम हमारा लेक्चर जहाँ ख़त्म हुआ था उसमें हम देख रहे थे वादी सिंध की तहज़ीब, जिसमें हमने दरावड़ कौम और उनकी सकाफ़त के ख़ास को और उनकी तहज़ीब को देखा। और आज हम देखेंगे हड़प्पा के असरात कि हड़प्पा जो इस वक्त साहिवाल में मौजूद है उसकी तहज़ीब के असरात जो हैं वो कितने पुराने हैं और क्या क्या असरात हैं उसके। आज से तकरीबन 5000 साल पहले की बात है कि वादी सिंध की तहज़ीब का सबसे बड़ा शहर हड़प्पा था, जिसे एक तहज़ीबी मरकज़ माना जाता था। हड़प्पा के लोग अपने फ़न तामीर, उम्दा मकानात और कुशादा सड़कें और ख़ूबसूरत गलियों और वसीओ रीज़ शाहराहों और पुख्ता नालियों, यानी अच्छा बल्दियाती निज़ाम था, उसके बाइस मशहूर थे। वो लोग मोहनजोदड़ो के हम असर थे, यानी उसी दौर में हड़प्पा की तहज़ीब और मोहनजोदड़ो की तहज़ीब जो है वो एक ही दौर की का जो है वो उनका ड्यूरेशन लिया जाता है। ये शहर हज़ारों साल ज़मीन की तह में दफन रहा। सबसे पहले एक अंग्रेज़ सयाह मैसन ने 1826 में अपने सफ़रनामे में इन खंडरात का जिक्र किया है। जब लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाई गई तो ठेकेदारों ने हड़प्पा के टीलों को खोदकर कसीर तादाद में ईंटें निकाली। उनसे साहिवाल और खानेवाल तक 100 मील लंबी पटरी बिछाई गई और इर्द गिर्द के रहने वालों ने ईंटें माल मुफ्त समझकर मकानात तामीर कर लिए, जिनसे बहुत से आसार कदीमा तबाह हो गए। आखिर हुकूमत ने 1921 में बाकायदा खुदाई की तो उससे ये कदीम तहज़ीब जो है वो शहर हड़प्पा दरियाफ़्त हुआ। इस तहज़ीब को वादी सिंध की तहज़ीब भी कहा जाता है। ये हड़प्पा साहिवाल से 27 किलोमीटर जनूब मगरिब में खंडरात की सूरत में मौजूद है। हड़प्पा रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर शुमाल में ये खंडरात मौजूद हैं और ये खंडरात इन खंडरात का कुल रकबा जो है 125 एकड़ है। सतह समंदर से ये 500 फीट बुलंद है। अब हम देखते हैं कि दरावड़ कौम जो है उसकी तबाही कैसे हुई। बेसिकली जो दरावड़ कौम थी ये बहुत मासूम, बहुत अच्छी और बहुत आबाद होने वाली और दूसरों को आबाद करने वाली कौम थी। इन दरावड़ों के साथ मुख्तलिफ दूसरे वहशी कौमें आती चली गईं, जैसे कि एक आर्या लोग थे। दरावड़ों को तबाह करने के लिए आर्या लोग थे और आर्या दरावड़ों के मुकाबले में गैर तहज़ीब याफ्ता और वहशी लोग थे। वो सिर्फ गल्लाबान थे और इन दोनों के माबैन तवील अरसा तक जंग रही, जो कई साल तक जारी रही। दरावड़ों ने सख्त मुकाबला किया, जिसका सबूत उनकी किताब ऋग्वेद में मौजूद है। सैयद मोहम्मद लतीफ़ ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द पंजाब में लिखा है कि अब्दुल कादिर ख़ान ने इसको दोबारा नकल किया है कि जंग में कामयाबी के लिए बार बार इल्तिजा करते नज़र आते हैं, खौफनाक इल्तिजा करते नज़र आते हैं। और वो उन काले कलोटे शैतानों, यानी आर्या जो कौम थी उनको काले कलोटे शैतानों के नाम से याद जो है वो मौसूम किया जाता है कि जिस्म चीर दे और इन कालों के जत्थों को फना कर दे। दरावड़ कबाइल में बाज़ ने बग़ैर मज़ाहमत की अतात कबूल कर ली और ये आर्याओं के ग़ुलाम बन गए। जो इनकी खिदमत करते थे, जो दरावड़ मुकाबला करते रहे तो वो मारे गए या वो जनूब की तरफ हिजरत कर गए। और अब भी इनकी अक्सरियत है। जो दरावड़ साहिब शौकत थे उन्होंने आर्याओं की सकाफ़त अपना ली और राजपूतों की टोली में शामिल कर लिए गए। अग्निकुल राजपूत ज़्यादातर इसी ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखते हैं। बाद में दरावड़ और आर्या आपस में मिलजुल गए और शादियों ब्याहों का सिलसिला इनका शुरू हो गया। हाँ, दरावड़ों की जो ज़वाल था उसकी जो असबाब थे या उसकी जो वजूहात थी उसमें ये था कि बारिश की औसत शरह में कमी, यानी जो रेन थी उसकी एवरेज कम हो गई और रेन कम होने से ज़मीन से जो अजनास हैं वो पैदा होना कम हो गई और इस तरह से उनकी खुराक में कमी आई और उनके पास इतना अजनास मौजूद नहीं थी कि वो अपनी खुराक पूरी कर सकते और दूसरों को भी उसको सेल आउट कर सकते। तो एक तो उनके लिए मेन जो इकोनॉमिकल उनको नुकसान पहुंचा वो ये था। और दूसरा दरिया सिंध में कटाव
यानी वादी सिंध की तहज़ीब का मतलब वो इलाके जो दरिया सिंध के आसपास के इलाके हैं। तो दरिया सिंध में कटाव के बायस दरिया सिंध का जो पानी है ये कटाव करता है, और कटाव करके बहुत सारे इलाकों को जो है वो तबाह करता चला जाता है और अपनी जगह बदलता जाता है, रास्ता बदलता जाता है, यानी एक सैलाब किसी सूरत इख्तियार कर लेता है। और एक ये वजह बनी आर्याओं के हमले और जंगो जदल। दूसरी तरफ, एक तरफ इकनॉमिकली आप कमज़ोर हो जाते हैं, दूसरी तरफ आप डिस्ट्रक्शन का शिकार हो जाते हैं, कोई भी डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इनको फ्लड का सामना था। और नंबर 3, आपको जंग करनी पड़ जाए, तो फिर आपके पास हथियार भी ना हो, आपके पास सरमाया भी ना हो, तो फिर आपकी जो शिकस्त है वो यकीनी हो जाती है। द्राविड़ी तहज़ीब के असरात। अब क्या असरात हैं इस द्राविड़ी तहज़ीब के जो अब तक मौजूद हैं? इनकी ज़ुबान, इनकी शहरी ज़िंदगी के, इनकी जो शहरी ज़िंदगी थी ये बहुत अच्छा बल्दियाती निज़ाम था, और उसके मुताबिक जो देखा जाए तो इनकी ज़ुबान में बरूही ज़ुबान जो है वो जो आज भी बलूचिस्तान में बोली जाती है, बरूही ज़ुबान जो है वो इन्हीं लोगों की तरफ से एक तोहफ़ा है। वादी सिंध की तहज़ीब के बानी, यही लोग असल में वादी सिंध की तहज़ीब के बानी हैं, और तहज़ीब के ज़्यादा असरात इन्हीं की सकाफ़त के मिलते हैं। मतलब द्रावड़ कौम जो है, वादी सिंध की तहज़ीब को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें जो मेजर हिस्सा है वो वादी सिंध इन द्रावड़ों की तहज़ीब का मिलता है। ज़रात, इन लोगों ने गंदम, जौ, मटर और राई काश्त की। अगरचे इन अजनास की इकसाम यकीनन आज के दौर में के अजसाम से मुख्तलिफ होंगी, मगर ये फसलें आज भी राइज हैं। मसलन उस दौर में, अब जैसे कपास का जिक्र था कि कपास जो बोई जाती थी वो बहुत बड़े बड़े दरख्तों पे लगती थी, मतलब छोटे प्लांट्स नहीं थे, बड़े बड़े ट्रीज़ थे जिन पे कपास लगती थी। और आहिस्ता आहिस्ता यानी चीज़ वही है, लेकिन उसकी जो क्या कहना चाहिए, उसकी जो जेनेटिकली जो उसकी स्पीशीज़ हैं उनको चेंज किया जाता रहा है, जो उसकी टाइप्स हैं। सड़कों का जाल इन्होंने बिछाया, फिर उसके गैर मुल्की ताल्लुकात, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम किए थे इनके। मौजूदा इराक़, सऊदी अरब, उर्दन और ईरान से तजारती ताल्लुकात थे। और पुख्ता ईंटों का इस्तेमाल इन्होंने शुरू किया। पहले कच्ची ईंटें इस्तेमाल होती थी, पुख्ता ईंटों का इस्तेमाल इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। ठंडे और गर्म पानी का इस्तेमाल, मतलब इन्होंने दोहरी दीवारों वाले नहाने के टब बनाए हुए होते थे जिसमें वो पानी ठंडा या गर्म रहता था। और अगर गर्म का ज़ाहिर बात है, अगर दोहरी दीवारों वाले जो घर हाउसेस होते हैं उनमें सर्दियों में वो गर्म होते हैं और गर्मियों में वो ठंडे होते हैं, क्योंकि जब बाहर गर्मी होगी तो गर्मी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी तो रूम्स ठंडे होंगे, और इसी तरह जब बाहर ठंड होगी और ठंड ट्रांसफ़र नहीं होगी तो रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रह जाता है। तो इन्होंने ठंडे और गर्म पानी का इस्तेमाल का भी कॉन्सेप्ट दिया। बैलगाड़ियों का इस्तेमाल इन्होंने शुरू किया, छकड़े बनाते थे और उनके ऊपर बारबरदारी करते थे और ख़ुद भी सफ़र। औज़ारों का इस्तेमाल इन्होंने शुरू किया। इन्होंने इन लोगों के डिफरेंट इन्होंने औज़ार जो बनाए, पत्थर से, सींग से, सीप से, हड्डी से, लकड़ी से बनाए जाते थे। और इसके अलावा जंग में इस्तेमाल होने वाला सामान जो है वो भी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया है। इसके बाद मज़हब, मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दोनों की सकाफ़त एक ही थी, क्योंकि ये एक ही कितना सरज़मीन था। यानी पहले ये, अब तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, पहले ये एक बड़े सग़ीर था, इसमें कोई रोक टोक नहीं थी। लोग जो कल्चर, शेयर्ड कल्चर था यहाँ पे, जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जा सकते थे। इस खत्ते का मज़हब हिंदू मत था। हिंदू मज़हब में रसूमात और अकायद जो भी पाए जाते थे वो द्रावड़ों का विरसा है। आज हमारी सकाफ़त में जो भी हमें नज़र आती हैं वो द्रावड़ों की तरफ से दी हुई चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगली कौम है आर्यन। आर्यंस के बारे में कहा जाता है कि आर्यंस बहुत बेरहम और वहशी और ऐसे लोग थे जिनका कल्चर नहीं था, जिनकी किसी किस्म की का कोई कल्चरल साख नहीं थी। अपने वतन से निकलने के बाद इनको ईरान और बरसग़ीर तक पहुंचने में कई सदियां लगीं। इनके ग्रोह बनते और बिगड़ते रहे, और इनका एक ग्रोह बहिरा असवद के रास्ते इराक़ में दाखिल हुआ, जिसको मतानी का नाम दिया जाता है। और इसी तरह जो इनके इब्तदाई हालात हैं आर्याओं के, ये 1500 साल कबल मसीह में अफ़गानिस्तान के रास्ते मगरबी पाकिस्तान में दाखिल हुए। वहाँ ये लोग चरवाहे थे और घोड़े दौड़ाते, भेड़ों के गल्ले पालते,
जानवरों की अफजाइश करते, जौ की काश्त करते थे, और इनकी सकाफत में जंग गालिब थी। मतलब इनकी लाइफ में जंग जो थी एक आम सी चीज़ थी। औजारों वाले पहियों की गाड़ियाँ और जंगजू तीर और कमान के साथ इस्तेमाल करते थे। जब वो बरे सग़ीर, यानी जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान है हमारे पास, जब ये बरे सग़ीर में आए और इनके पास चरवाहों वाली सादा सकाफत थी और जंगी साजो सामान था, उन्होंने दरावड़ों की आबादियाँ तहस नहस करके रख दी। और दरावड़ बड़े पुरसकून और पुरअमन लोग थे, अपनी ज़राअत और कारोबार में मशगूल थे। सैकड़ों साल तक दोनों में तसादुम जारी रहा। यहाँ आकर वो सिंध और पंजाब के वसी और इलाकों में आबाद हो गए। इनकी आबादकारी का निज़ाम गाँवों का सा था। बाद में वो जमुना और गंगा की वादियों में फैल गए। आज हमारी सकाफती ज़िंदगी आर्यों की सकाफत से पूरी तरह मुतासिर नज़र आती है। मतलब जैसे जैसे लोग यहाँ पे माइग्रेट होते चले गए और आए, और उसके बाद यहाँ की कौमों को मगलूब किया और कुछ कल्चर उनका अडॉप्ट किया और कुछ अब ज़्यादा अपना उन पे जो नाफिज किया, और उस नफूज के बाद जो आज हमारी सकाफत नज़र आती है वो ऐसी है कि जैसे इन लोगों के साथ